Welcome everyone to Muscle Med 101. In this video, we will learn about lactate threshold and OBLA. तो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी मसल्स में पेन होता है, इसी को हम मसल सोरनेस बोलते हैं। विद एक्सरसाइज, विद एक्सपीरियंस, विद लेवल ऑफ ट्रेनिंग ये जो मसल सोरनेस है वो कम होती जाती है, ठीक है। और इस मसल सोरनेस का रीजन पहले माना जाता था लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन, बट विद रीसेंट स्टडीज हमको ये पता चला कि हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनता ही नहीं है, डायरेक्ट लैक्टेट बनता है। तो ये जो लैक्टेट हमारे ब्लड में इंक्रीज हो रहा है विद एक्सरसाइज, उसकी वेरिएशन हम इस ग्राफ में पढ़ते हैं और उसी ग्राफ के अंदर ये दो टर्म्स आएंगे, लैक्टेट थ्रेशोल्ड एंड ओब्ला। ओब्ला इज ऑनसेट ऑफ ब्लड लैक्टेट एक्यूमुलेशन। तो ये ग्राफ पढ़ने से पहले हम बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं कि ये जो लैक्टेट है ये ब्लड में आता कहाँ से है। तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कि हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। तो ये हमारा ब्लड स्ट्रीम है जहाँ पे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं और ये मसल सेल है। तो ये जो ग्लूकोज है ये मसल सेल्स के अंदर आता है और ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरोवेट में और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। अब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये पायरोवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल में जाता है और हमको बहुत सारे एटीपीज मिलते हैं, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल से एटीपीज मिलते हैं और जब ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी नहीं होती तो ये कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस। तो इसको एनएरोबिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन कंजम्पशन नहीं हो रही है। पर मैंने आपको बताया शुरू में ये मिसकंसेप्शन था कि हमारी बॉडी में पायरोवेट से लैक्टिक एसिड बनता है। तो ये मिसकंसेप्शन इसीलिए था क्योंकि अर्ली 1900s में साइंटिस्ट ने देखा कि जब हम एक्सरसाइज इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो मसल के अंदर लैक्टेट और H+ आयंस का कंसेंट्रेशन इंक्रीज मिलता है, ठीक है। अब लैक्टेट तो यहाँ पे इंक्रीज हो ही रहा है, प्लस उन्होंने देखा कि H+ आयंस भी इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें लगा कि जो पायरोवेट है वो कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में और ये लैक्टिक एसिड फिर डिसोसिएट हो जाता है H+ आयंस और उसका कॉन्जुगेट बेस जो कि है लैक्टेट, ठीक है। और ये जो H+ आयंस है ये कॉज कर रहा है हमारी सारी की सारी सोरनेस या फिर जो भी बैड इफेक्ट्स होते हैं एक्सरसाइज के बाद, जो भी मसल में पेन होता है, जो भी मेटाबॉलिक रिफ्लेक्सेस होते हैं वो सब इस H+ आयंस की वजह से होते हैं। तो ये शुरू में माना जाता था, पर धीरे धीरे जैसे स्टडीज आगे बढ़ी तो हमने ये देखा कि यहाँ पे कोई भी लैक्ट का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है हमारी बॉडी में, डायरेक्ट पायरोवेट से लैक्टेट बनता है और यहाँ पे H+ आयंस नहीं बनता। तो करंट नॉलेज के हिसाब से हमको ये पता है कि पायरोवेट डायरेक्ट कन्वर्ट होता है लैक्टेट में। तो क्या लैक्टेट वो चीज है जिसकी वजह से मसल सोरनेस होती है, जिसकी वजह से पेन होता है? तो वो अब हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लैक्टेट इंक्रीज हो रहा है, जितना ज्यादा एनारोबिक रेस्पिरेशन हम करेंगे उतना ज्यादा लैक्टेट इंक्रीज होगा। अब ये जो इंक्रीज लैक्टेट है हमारी बॉडी इसको मसल टिश्यू से बाहर निकालने की कोशिश करती है। तो ये जो लैक्टेट है ये जाता है ब्लड के अंदर और ब्लड से ये जाता है लिवर के अंदर, ठीक है। और लिवर के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं कोरीज साइकिल या फिर लैक्टेट शटलिंग भी हम इसको बोलते हैं। और उसमें क्या होता है कि ये जो लैक्टेट है ये वापस से कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में और वापस से ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस भी बोलते हैं, जो कि यहाँ पे हो रहा है क्योंकि लैक्टेट जो है वो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है। तो लैक्टेट से ग्लूकोज बन रहा है इसीलिए इसको ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं और इसको कोरीज साइकिल या फिर लैक्टेट शटलिंग भी बोलते हैं। ये जो लैक्टेट है ये वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो लैक्टेट हमको एनर्जी दे रहा है वापस। अभी तक जो हमको लग रहा था कि लैक्टेट की वजह से सोरनेस हो रही है, तो सोरनेस तो नहीं हो रही लेकिन लैक्टेट हमको एनर्जी जरूर दे रहा है। लैक्टेट एज ए एनर्जी सोर्स जरूर काम कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो रिएक्शन है यहाँ पे इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है एक एंजाइम जिसको हम बोलते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। और ये जो रिएक्शन है ये ऑपोजिट भी चल सकती है, ठीक है। तो उसमें भी सेम एंजाइम चाहिए होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये जो लैक्टेट है ये वापस से पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाता है मसल टिश्यू के अंदर और फिर हमको एनर्जी देता है। ये पायरोवेट जो है वापस से क्रेब्स साइकिल में जाएगा और एटीपी हमको मिलेंगे। तो अगर लैक्टेट इंक्रीज होगा तो या तो ये जाएगा ब्लड के अंदर और फिर ब्लड से ये जाएगा लिवर में, या फिर लैक्टेट वापस से कन्वर्ट हो जाएगा पायरोवेट में और फिर पायरोवेट से एरोबिक रेस्पिरेशन, जब ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ऑक्सीजन मिलेगी हमको, तो ये क्रेब्स साइकिल में चला जाएगा पायरोवेट और हमको एटीपी मिलेंगे। अब ये जो लैक्टेट है यहाँ पे ये एक और अच्छा काम कर रहा है, ये जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है उनको डिक्रीज कर रहा है।
हमने देखा था जो मेन कॉज है सोरनेस का वो है इंक्रीज हाइड्रोजन आयन। तो ये जो लैक्टेट है वो हाइड्रोजन आयन को बफर करने की कोशिश करता है, उनके लेवल को कम करने की कोशिश करता है। वो कैसे? ये जो रिएक्शन है यहाँ पे, इसमें एक NADH मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है NAD+ में, ठीक है। और यहाँ पे ये जो H+ आयन से ये यूटिलाइज होता है, तो H+ आयंस को ये कम कर रहा है, बढ़ा नहीं रहा है, ठीक है। और ये जो NAD+ है ये फिर वापस से ग्लाइकोलिसिस में जा सकता है और वहां पे यूज हो सकता है। तो हमको ये पता चला कि जो लैक्टेट है वो रीजन नहीं है सोरनेस का, उल्टा वो एज अ एनर्जी सोर्स काम कर रहा है और H+ आयंस को कम कर रहा है, उनको बफर कर रहा है। तो मेन रीजन है जो सोरनेस प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में विद इंक्रीज एक्सरसाइज इंटेंसिटी, वो है इंक्रीज्ड H+ आयंस, ना कि वो है लैक्टिक एसिड, ना ही वो है लैक्टेट, ठीक है। तो अभी जो इंक्रीज्ड H+ आयंस है ये आ कहां से रहे हैं? क्योंकि पहली रिएक्शन में हमने देखा था कि हमने लैक्टिक एसिड को लैक्टेट और H+ आयंस में कन्वर्ट कर दिया था, पर अब लैक्टिक एसिड तो है ही नहीं, डायरेक्ट लैक्टेट बन रहा है। तो ये H+ आयंस कहां से आ रहे हैं? तो जो मेन सोर्स है H+ आयन के इंक्रीज होने का मसल के अंदर, वो है ड्यू टू ATP हाइड्रोलिसिस। अब ATP यूटिलाइज होते हैं हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन कराने में, ठीक है। ये एक मसल कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है जिसको हम सार्कोमियर बोलते हैं, जिसमें एक्टिन और मायोसिन है। ATP यहाँ पे आता है, क्रॉस लिंकेज होती है, डिटैच होते हैं, क्रॉस लिंकेज होती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन चलती रहती है। तो ये जो ATP है ये कन्वर्ट होता है ADP प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, प्लस यहाँ पे H+ आयंस भी रिलीज होते हैं। तो ये जो ATP है इसके हाइड्रोलिसिस से हमको ADP मॉलिक्यूल मिलते हैं और H+ आयंस भी मिलते हैं। तो जो मेन सोर्स है H+ आयन इंक्रीज होने का वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ ATP। उसके अलावा जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस से भी हमको कुछ H+ आयंस मिलते हैं। मैंने आपको बताया ये जो NAD+ है ये वापस यहाँ ग्लाइकोलिसिस में जाएगा और ये NAD+ फिर NADH+ और H+ में कन्वर्ट हो जाता है। जो ग्लूकोज टू पायरुवेट के साइकिल है, मतलब जो ग्लाइकोलिसिस है उसके अंदर आपने स्टेप्स में देखा होगा ये उल्टा चारा होगा। तो ग्लाइकोलिसिस से हमको H+ आयंस मिलते हैं, ठीक है, यहाँ से हमको H+ आयंस मिल रहे हैं। दूसरी चीज हमको ये जो क्रेब्स साइकिल हो रही है यहाँ पे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है और यहाँ पे भी कुछ प्रोटॉन्स रिलीज होते हैं, कुछ H+ रिलीज होते हैं और कुछ बाहर लीक आउट कर सकते हैं। तो ये एक थर्ड सोर्स हो गया, ठीक है। उसके अलावा एक मेन सोर्स होता है जिसकी वजह से ब्लड में H+ आयंस इंक्रीज होते हैं। ये जो सारे H+ आयन इंक्रीज हो रहे हैं ये हमारे सेल के अंदर इंक्रीज हो रहे हैं, मसल टिश्यूज के अंदर इंक्रीज हो रहे हैं, पर हमारे ब्लड में लैक्टेट इंक्रीज हो रहा है और ब्लड में ही H+ आयंस भी इंक्रीज होते हैं। वो क्यों होते हैं? अब हमारा जो ब्लड है वो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन करने की कोशिश करता है, मतलब वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है। जितने पॉजिटिव आयंस है उतने ही नेगेटिव आयंस हमारे ब्लड में होने चाहिए। ये जो लैक्टेट है यहाँ पे ये नेगेटिव आयन है। अब अगर हमारी बॉडी में लैक्टेट इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लैक्टेट का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ेगा अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे तो, और इस लैक्टेट इंक्रीज होने की वजह से ज्यादा ब्लड में जाएगा। अब ब्लड में लैक्टेट बढ़ने लगेगा, ब्लड में लैक्टेट एक्यूमुलेट होने लगेगा, इस वजह से हमारे ब्लड में H+ आयंस इंक्रीज होंगे टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज आयन है तो इसीलिए हमारे ब्लड में H+ आयंस इंक्रीज होंगे ताकि जो ब्लड की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन हो सके, ठीक है। तो ये फोर्थ रीजन हो गया H+ आयन इंक्रीज होने का। तो इन सारे रीजन की वजह से हमारे मसल्स में H+ आयंस इंक्रीज होते हैं और ब्लड में ये जो लैक्टेट है उसकी वजह से H+ आयंस इंक्रीज होते हैं। नाउ वी नो दैट जो मेन कल्प्रिट है मसल सोरनेस का वो है इंक्रीज्ड H+ आयंस। अब ये H+ आयंस हमारे ब्लड में भी इंक्रीज हो रहे हैं और मसल्स में भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो दोनों किस तरीके से अपना इफेक्ट शो करते हैं हम अभी वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ब्लड में अगर H+ आयंस इंक्रीज होते हैं तो उससे क्या होता है। तो हमने पिछली वीडियो में भी देखा है, मैं आपको फिर से बताता हूँ। जब भी हमारी बॉडी में CO2 इंक्रीज होता है, मतलब जो CO2 है वो ट्रेवल किस तरीके से करता है हमारे ब्लड में, उसके लिए एक रिएक्शन मैंने आपको बताई थी। जो CO2 है वो कंबाइन होता है वाटर के साथ और कन्वर्ट होता है कार्बोनिक एसिड में H2CO3 और फिर वो जाके डिसोसिएट होता है HCO3- जो कि है बाइकार्बोनेट आयन प्लस H+, ठीक है। तो जो CO2 है वो हमारे ब्लड में थ्रू बाइकार्बोनेट आयन से ट्रेवल करता है। अब जब हमारी बॉडी में CO2 इंक्रीज होगा तो हमारी बॉडी में H+ भी इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। तो जब हम एक्सरसाइज इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं हमारी बॉडी में CO2 प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। इसको सेंस करते हैं हमारी आर्टरीज में कुछ रिसेप्टर्स जिनको हम बोलते हैं आयोटिक बॉडीज और कैरोटिड बॉडीज, ठीक है। वो जाके सिग्नल भेजते हैं
हमारे मेडुला में जहाँ पे रेस्पिरेटरी सेंटर है, और वहां से हमारी रेस्पिरेटरी रेट और डेप्थ इंक्रीज हो जाती है, मतलब वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाती है। अगर वेंटिलेशन इंक्रीज होगी, हम हाइपर वेंटिलेट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा CO2 एलिमिनेट होगा, हम CO2 को बाहर निकाल पाएंगे। तो CO2 अब कम होने लगेगा, और CO2 कम होगा तो H+ आयंस भी कम होंगे, और जो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा था वो भी कम होगा। तो ये तो था सिर्फ CO2 के इंक्रीज होने की वजह से, क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा CO2 इंक्रीज होगी, CO2 इंक्रीज होगी तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। अब जब हम एक्सरसाइज इंटेंसिटी को और ज्यादा बढ़ाते हैं, जब इसके साथ साथ अब मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स भी बहुत ज्यादा बन रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन काफी नहीं है हाइयर इंटेंसिटी में एक्सरसाइज इंटेंसिटी को मेंटेन करने के लिए। तो अब एक तो बहुत ज्यादा CO2 बन रहा है, ठीक है, उस CO2 बनने की वजह से H+ आयंस बन रहे हैं। दूसरी चीज, हम बहुत ज्यादा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा ATP को यूटिलाइज करें, जिसकी वजह से H+ आयंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। अब ये जो H+ आयंस यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, ये भी हमारे जो ब्लड है वहां पे एसिडोसिस कराएंगे, ठीक है, जो ब्लड है, ब्लड की जो pH है उसको कम करेंगे। तो हमारा जो ये H+ आयंस यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू लैक्टेट, ये भी क्या करेगा, इसको भी जो कैरोटिड बॉडीज है, जो एओर्टिक बॉडीज हैं, वो सेंस करेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के साथ साथ, जिसकी वजह से सिग्नल भेजेंगे ताकि CO2 को हम एलिमिनेट कर सके और H+ आयंस को एलिमिनेट कर सके। तो पहली चीज, जो ब्लड में H+ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं, उससे क्या होगा, हमारी वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाएगी, हमारा रेट ऑफ ब्रीदिंग और डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाएगा। ये नॉर्मली तो हो ही रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ने की वजह से, लेकिन इस H+ आयंस की वजह से ये जो यहाँ से हमको मिल रहे हैं, ये इसको और बढ़ा देगा, जिसकी वजह से वेंटिलेशन और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें मसल की, कि मसल में ये H+ आयंस क्या कर रहे हैं, तो मसल्स में पहली चीज जो है, ये सिग्नल भेजेंगे हमारे ब्रेन में, ठीक है, और डायरेक्ट इनिबिशन कराएंगे मोटर न्यूरॉन्स का। जो मोटर रिक्रूटमेंट थी, जो मसल एक्टिविटी थी, वो डायरेक्टली इनिबिट हो जाएगी। जो ज्यादा से ज्यादा हम मसल कॉन्ट्रैक्शन कर पा रहे थे एक्सरसाइज करते टाइम, अब वो इनिबिट होने लगेगी। जो हमारा पाथवे है, जहां से नीचे सिग्नल आ रहे हैं, वहां पे इनिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स है, उनकी एक्टिविटी भी बढ़ने लगेगी। तो ओवरऑल जो इनिबिशन है वो इंक्रीज होने लगेगी और फटीग सेट इन होने लगेगी, मतलब हम ज्यादा से ज्यादा पावर जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो जितना ज्यादा H+ आयंस इंक्रीज होगा, उतना कम हम अपनी मसल्स को यूज कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज, H+ आयंस क्या करेंगे, जो यहाँ पे कुछ एंजाइम्स हैं, उनकी जो फंक्शनैलिटी है उसको कम कर देंगे, क्योंकि अब हमारे मसल में जो pH है वो डिक्रीज हो रहा है। pH डिक्रीज होगा तो कुछ एंजाइम्स यहाँ पे अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, और ये जो प्रोसेसेस हैं जिससे हमको ATP मिल रहे हैं, वो हमको नहीं मिल पाएंगे। उसके अलावा कुछ और चीजें भी इंक्रीज H+ आयंस करता है, जैसे कि पेन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेगा। पेन रिसेप्टर्स जाके ब्रेन में सिग्नल भेजेंगे, वो भी फिर मसल को और इनहिबिट करेगा, और ज्यादा हम कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा एक कैल्शियम सेंसिटिविटी को भी कम कर देता है। हमें पता है कि कैल्शियम कितना जरूरी है इस मसल कॉन्ट्रैक्शन को कराने के लिए, क्योंकि कैल्शियम अगर बाइंड होगा तो ही जो बाइंडिंग साइट है मायोसिन की, वो एक्सपोज होगी। पर अगर कैल्शियम की सेंसिटिविटी ही डिक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पे ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए जितना ज्यादा H+ इंक्रीज होगा, उतना ज्यादा सोरनेस होएगी, उतना ज्यादा फटीग होएगी। तो ये H+ आयंस एक तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा रहा है ब्लड में इंक्रीज होने की वजह से, और दूसरा हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन को कम करा रहा है, पावर जनरेशन को कम करा रहा है, पेन करा रहा है ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ पेन रिसेप्टर। आई होप अब आपके बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम पढ़ते हैं इस ग्राफ को, जिसमें वाई एक्सिस में है ब्लड लैक्टेट लेवल्स, जो कि मिलीमोल्स पर लीटर में है, और एक्स एक्सिस में हमारे पास है एक्सरसाइज इंटेंसिटी। जितना ज्यादा एक्सरसाइज इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, उतना ज्यादा लैक्टेट हमारे ब्लड में इंक्रीज होता जाएगा, और उतनी ज्यादा सोरनेस हमको बाद में फील होएगी, उतना ज्यादा हम अपने मसल को यूज नहीं कर पाएंगे। पर हमने देखा जो मेन कल्प्रिट है वो है H+ आयंस, ना कि लैक्टेट। लैक्टेट इंडिकेटर है, लैक्टेट मार्कर है सोरनेस के लिए, लेकिन कॉज नहीं है। कॉज कौन है? H+ आयंस, क्योंकि अगर लैक्टेट बढ़ेंगे तो H+ आयंस भी बढ़ेंगे। तो अगर हमें ग्राफ में ये दिख रहा है कि लैक्टेट इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ब्लड में H+ आयंस भी इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से सोरनेस होएगी। ठीक है, तो ये जो ब्लड लैक्टेट है ये इंडिकेटर है मसल सोरनेस का, लेकिन कॉज है H+ आयंस। तो यहाँ पे 3 पॉइंट आपको मेन याद रखने हैं इस ग्राफ में। पहला पॉइंट है ये, जो कि हमको ये बता रहा है कि रेस्ट पे जो हमारे लैक्टेट लेवल्स हैं वो 0 नहीं होते। ये एक्सरसाइज इंटेंसिटी है, मतलब यहाँ पे ये जो शुरू का पार्ट है ये रेस्ट है।
ठीक है। यहाँ से हमने एक्सरसाइज शुरू करी है करना, इससे पहले का जो टाइम पीरियड है वो रेस्ट लेवल है। तो रेस्ट में जो हमारा लैक्टेट लेवल है वो कभी भी जीरो नहीं होएंगे, थोड़ा बहुत लैक्टेट प्रोडक्शन होता रहेगा। तो लैक्टेट लेवल्स एट रेस्ट आर नॉट जीरो। हमने यहाँ पे देखा था पाइरुवेट जो है, पाइरुवेट आगे चला जाता है क्रेब्स साइकिल में अगर हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी हो तो। लेकिन ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी होने के बाद भी बहुत ही थोड़ा अमाउंट लैक्टेट में कन्वर्ट होता रहता है। जो पाइरुवेट है वो थोड़ा थोड़ा लैक्टेट में कन्वर्ट हो रहा होता है और लैक्टेट फिर हमारे ब्लड में जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर हमारे पास पूरी ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है तो बिल्कुल भी लैक्टेट नहीं बनेगा, सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन होगी। थोड़ा बहुत लैक्टेट हमारी बॉडी में हमेशा बनता रहता है, इसीलिए बेस लाइन में कभी भी लैक्टेट आपको ब्लड में जीरो नहीं मिलेगा। 0.5 to 1 मिलीमोल पर लीटर के आसपास आपको मिलेगा। दूसरा पॉइंट हमको देखना है ये, ठीक है, जो कि अराउंड 2 मिलीमोल्स पर लीटर के अराउंड है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये, इसको हम बोलते हैं एरोबिक थ्रेशोल्ड, जो कि अराउंड 50 to 60% ऑफ एचआर मैक्स के आसपास आता है। तो जब हम एक्सरसाइज इंटेंसिटी इतनी बढ़ा देते हैं कि हमारा जो हार्ट रेट है वो 50 to 60% हो जाता है हमारे एचआर मैक्स की। मतलब अगर मेरा एचआर मैक्स 200 बीट्स पर मिनट है और जब मैं 100 to 110 100 to 15 हार्ट रेट पे आ जाऊंगा बीट्स पर मिनट पे, तो वहां पे मेरा एरोबिक थ्रेशोल्ड आ जाएगा। मतलब यहाँ पे पहुंचने के बाद जो लैक्टेट है वो मेरे ब्लड में सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होने लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इस ग्राफ को आगे कंटिन्यू करता हूँ। मैंने यहाँ से एक्सरसाइज शुरू करी और मेरी जो ब्लड है उसमें लैक्टेट लेवल अब बढ़ने लग गया है, ठीक है। अब इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद जो लैक्टेट लेवल है सिग्निफिकेंटली बढ़ने लगता है और जो ग्राफ होता है वो लीनियर होता है, ठीक है। अब ये जो यहाँ से मेरा जो लैक्टेट लेवल है ब्लड में वो लीनियरली इंक्रीज होगा, ठीक है, और बढ़ता रहेगा ऊपर की साइड जैसे जैसे मैं एक्सरसाइज इंटेंसिटी इंक्रीज करता जाऊंगा। अब ये लैक्टेट यहाँ पे इंक्रीज क्यों हो रहा है? हमने शुरू में देखा कि इस पॉइंट से पहले जब एक्सरसाइज इंटेंसिटी बहुत ही कम थी तब एरोबिक रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा थी, ठीक है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन ना के बराबर थी। हमने देखा कि बहुत ही कम लेवल ऑफ लैक्टेट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो मोस्टली सारा का सारा जो पाइरुवेट है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में जा रहा था, बहुत ज्यादा एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही थी। अब जब हम एक्सरसाइज इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन काफी नहीं होती उस एनर्जी डिमांड को पूरी करने के लिए, तो हमारी बॉडी में एनएरोबिक रेस्पिरेशन होना भी चालू हो जाती है। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन भी इंक्रीज हो रही है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी इंक्रीज हो रही है। तो इस फेज में ये जो सेकेंड पॉइंट मैंने बना रखा है जिसको हमने बोला एरोबिक थ्रेशोल्ड, जो कि 50 to 60% ऑफ एचआर मैक्स के बाद आता है, इस पॉइंट के बाद हमारी बॉडी एनएरोबिक रेस्पिरेशन को भी बढ़ा देगी, सिग्निफिकेंटली बढ़ा देगी, क्योंकि अब हमको जल्दी जल्दी एटीपीज चाहिए। हमने यहाँ पे देखा कि पाइरुवेट क्रेब्स साइकिल में जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा, फिर जाके कुछ एटीपीज मिलेंगे, फिर ये एटीपी ट्रांसपोर्ट होंगे आगे। पर जो पाइरुवेट से लैक्टेट है इसमें बहुत जल्दी हमको एटीपी मिल रहे हैं, ठीक है, तो इतना ज्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं हो रहा है, इसीलिए हमको एरोबिक रेस्पिरेशन की नीड पड़ती है जब हम एक्सरसाइज इंटेंसिटी बढ़ाते हैं। तो इस फेज में एनएरोबिक भी बढ़ेगी, एरोबिक भी बढ़ेगी। एनएरोबिक रेस्पिरेशन बढ़ने की वजह से जो लैक्टेट लेवल्स है वो इंक्रीज होंगे। तो ये लैक्टेट लेवल्स 2 से, अभी जो थर्ड पॉइंट मैंने बना रखा है ये अराउंड 4 मिलीमोल पर लीटर है, ठीक है। तो ये जो तीसरा पॉइंट अब आपको याद रखना है वो है एनएरोबिक थ्रेशोल्ड, जो कि अराउंड 4 मिलीमोल पर लीटर के अराउंड आता है। और इसके बाद अभी तक तो जो राइज है आपने देखा लीनियरली इंक्रीज हो रहा था ग्राफ, क्योंकि एरोबिक एनारोबिक दोनों रेस्पिरेशन हो रही थी। इस पॉइंट को क्रॉस करने के बाद जो कि मोस्टली अराउंड 4 मिलीमोल पर लीटर होता है, जो लैक्टेट का लेवल है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होने लगता है, ठीक है। पहले लीनियर इंक्रीज था, फिर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होने लगता है। और इस फेज में जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होएगी तो आप देखोगे यहाँ पे ये जो लैक्टेट का लेवल है कहाँ पहुंच गया है, ठीक है। तो लैक्टेट का लेवल इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे आप एक्सरसाइज इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे, क्योंकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन तब ज्यादा से ज्यादा होने लगेगी। एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगी तो ज्यादा से ज्यादा लैक्टेट बनेगा, ज्यादा से ज्यादा लैक्टेट बनेगा तो ब्लड में ज्यादा से ज्यादा लैक्टेट अब आपको देखने को मिलेगा,
ठीक है। तो अब ये जो थर्ड पॉइंट है जिसको हमने बोला एनारोबिक थ्रेशोल्ड, इस पॉइंट के बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाती है, जो लैक्टेट का एक्यूमुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाता है। और ये जो पॉइंट है ये आता है अराउंड 80 to 90% ऑफ एच आर मैक्स। मतलब अगर मेरा एच आर मैक्स 200 है, तो जब मेरा हार्ट रेट 170 to 180 तक पहुंचेगा, 180 को क्रॉस करेगा, तो मेरा जो एनारोबिक थ्रेशोल्ड है वो क्रॉस कर जाएगा। इसी पॉइंट को हम बोलते हैं ओबला। ओबला इज ऑनसेट ऑफ ब्लड लैक्टेट एक्यूमुलेशन। मतलब इस पॉइंट के बाद जो लैक्टेट एक्यूमुलेशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा लैक्टेट क्लियरेंस से। हमने ये देखा था कि ये जो लैक्टेट है कैसे क्लियर हो रहा है, एक तो लैक्टेट वापस से पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है मसल सेल में, दूसरा लैक्टेट ब्लड में जाता है और ब्लड से लिवर में जाता है। पर अब ब्लड के अंदर जो लैक्टेट का एक्यूमुलेशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, जो इसका क्लियरेंस है वो कम हो रहा है। ठीक है, तो क्लियरेंस कम हो रहा है, लैक्टेट एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो ये जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियली ऊपर जा रहा है। इस फेज में लैक्टेट क्लियरेंस जो है वो ठीक ठाक काम कर रहा था, लैक्टेट एक्यूमुलेशन भी हो रहा था, तो जो राइज था वो इतना ज्यादा स्टीप नहीं था। ठीक है, लीनियरली इंक्रीज हो रहा था। जैसे ही इस पॉइंट को क्रॉस करेगा लैक्टेट एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होने लग जाएगा। और ये पॉइंट मैंने आपको बताया 80 to 90% ऑफ एच आर मैक्स के पास आएगा। सो देयर आर 2 पॉइंट्स। पहला है अराउंड 2 मिलीमोल पर लीटर पे, जिसको हमने बोला एरोबिक थ्रेशोल्ड, जिसके बाद एनारोबिक रेस्पिरेशन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होने लगेगी। और दूसरा पॉइंट है अराउंड 4 मिलीमोल पर लीटर पे, जिसको हमने बोला एनारोबिक थ्रेशोल्ड, जिसके बाद मेनली एनारोबिक रेस्पिरेशन ही होएगी और लैक्टेट एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और ये जो एक्सरसाइज इंटेंसिटी है, इस एक्सरसाइज इंटेंसिटी पे हम बहुत ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, क्योंकि अब लैक्टेट एक्यूमुलेशन बढ़ता रहेगा, H+ आयंस इंक्रीज होते रहेंगे और हमारे मसल्स के अंदर एसिडिटी बढ़ती रहेगी। जितना ज्यादा मसल का पीएच कम होता जाएगा उतना ज्यादा मसल कॉन्ट्रैक्शन इनहिबिट होएगी, तो हम इस एक्सरसाइज इंटेंसिटी को ज्यादा मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और इस पॉइंट को हमने बोला कि इसको हम ओबला भी बोलते हैं, जो कि है ऑनसेट ऑफ ब्लड लैक्टेट एक्यूमुलेशन। मतलब वो पॉइंट जिस पॉइंट के बाद जो लैक्टेट का एक्यूमुलेशन है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू क्लियरेंस। अब यहाँ पे 3 वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। तो पहली चीज है लैक्टेट थ्रेशोल्ड। मेन हमने वीडियो में लैक्टेट थ्रेशोल्ड देखना था। ठीक है, तो अब लैक्टेट थ्रेशोल्ड की डेफिनेशन आपको अलग अलग बुक्स में अलग मिलेंगी। कुछ बुक्स ये कहेंगे कि लैक्टेट थ्रेशोल्ड वो होता है जब हमारी बॉडी में लैक्टेट एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाता है, और कुछ बुक्स ये कहेंगे कि लैक्टेट थ्रेशोल्ड वो होता है जब हमारी बॉडी में लैक्टेट एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाता है। तो कुछ बुक्स इस एरोबिक थ्रेशोल्ड को लैक्टेट थ्रेशोल्ड बोलेगी और कुछ बुक्स इस एनारोबिक थ्रेशोल्ड को लैक्टेट थ्रेशोल्ड बोलेगी। पर रीसेंट रिसर्च आर्टिकल्स में लैक्टेट थ्रेशोल्ड जो टर्म है उसको इतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं, हम इन दोनों टर्म्स को यूज करते हैं, एरोबिक थ्रेशोल्ड को और एनारोबिक थ्रेशोल्ड को। तो इसीलिए लैक्टेट थ्रेशोल्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए कि वो पॉइंट है जब लैक्टेट एक्यूमुलेशन हमारे ब्लड में स्टार्ट हो रहा है, पर एग्जैक्टली वो कौन सा पॉइंट है उसमें अभी भी कंफ्यूजन है, इसीलिए आप इन दोनों टर्म्स को यूज कर सकते हैं। सेकेंड चीज है VO2 मैक्स एस्टिमेशन। अब ये वाला पॉइंट है, जो एनारोबिक थ्रेशोल्ड वाला पॉइंट है, ये अराउंड 75 to 80% ऑफ VO2 मैक्स पे आता है। तो अगर हमको किसी इंसान का VO2 मैक्स एस्टिमेट करना है, टेस्ट करना है, अगर हमको उसका VO2 मैक्स टेस्ट करना है तो हमको उसको 100% VO2 मैक्स तक ले जाना पड़ेगा, जिससे हमको पता चलेगा उसका VO2 मैक्स कितना है। पर अगर हमको इस ग्राफ से ये पता है कि इंसान का जो लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन है या फिर जो एनारोबिक थ्रेशोल्ड है वो अराउंड 75 to 80% ऑफ VO2 मैक्स पे आता है, तो जैसे ही कोई पर्सन इस पॉइंट को क्रॉस करेगा हमें ये पता चल जाएगा कि उसका VO2 मैक्स इतना है। मतलब इतनी एक्सरसाइज इंटेंसिटी पे पहुंचने के बाद उसका VO2 मैक्स अचीव हो जाता है। तो इसको हम एज एन एस्टिमेशन यूज कर सकते हैं, ना कि टेस्ट की तरह, बस तो एस्टिमेट कर सकते हैं कि किसी इंसान का VO2 मैक्स कितना होगा। जितना ज्यादा ट्रेन्ड एथलीट होगा उतना ज्यादा उसका एनारोबिक थ्रेशोल्ड ज्यादा दूर होगा, जितना ज्यादा दूर होगा उतना ही ज्यादा उसका VO2 मैक्स भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है ट्रेनिंग। अब इसको हम अपनी ट्रेनिंग में कैसे यूज कर सकते हैं, जो एथलीट्स हैं, जो कोचेज हैं या फिर जो फिजिकल थेरेपिस्ट हैं, वो किस तरीके से इसको ट्रेनिंग में यूज कर सकते हैं। तो अब आप ये देखोगे कि जितना ज्यादा हम इस पार्ट को बड़ा करेंगे उतना ज्यादा जो एथलीट है वो कम थकेगा, उतना ज्यादा देर में थकेगा, वो ज्यादा एक्सरसाइज इंटेंसिटी पे पहुंच पाएगा। ठीक है, तो अगर हम एथलीट को इस जो फेज है ग्राफ के, इसमें ट्रेन कराते रहेंगे,
तो एथलीट ज्यादा जल्दी फटीग होएगा नहीं। ज्यादा जल्दी फटीग नहीं होएगा तो जो एडेप्टेशन है वो ज्यादा होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो अगर मैं इस पॉइंट को क्रॉस कर जाता हूँ अपनी ट्रेनिंग में, तो मेरी बॉडी में लैक्टेट एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा और मसल सोरनेस बहुत जल्दी किक इन करेगी। तो मैं ज्यादा लंबी एक्सरसाइज कर ही नहीं पाऊंगा, ज्यादा देर तक एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा, तो मेरी जो अडेप्टेशंस होंगी एक्सरसाइजेस की वो भी धीरे धीरे होंगी। मैं हर वर्कआउट में बहुत जल्दी फटीग हो जाऊंगा। लेकिन अगर मुझे पता है कि मेरा ये पॉइंट कब अचीव होता है, जब मेरा एनारोबिक थ्रेशोल्ड आता है, तो मैं इस फेज के अंदर लंबे टाइम तक एक्सरसाइज कर सकता हूँ। मैं एक कम आरपी के अंदर मैं बहुत देर तक एक्सरसाइज करता रहूंगा, तो एडेप्टेशंस जो होंगी वो भी ज्यादा होंगी, वो भी ऑप्टिमल होंगी। तो इसीलिए अगर ये पॉइंट हमको पता चल जाएगा किसी एथलीट का, अगर हम उसको परफेक्ट आरपी के अंदर ट्रेन कराएंगे, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करा रहे हैं, चाहे नॉर्मल ट्रेनिंग करा रहे हैं, चाहे सर्किट ट्रेनिंग करा रहे हैं, अगर हम इस फेज के अंदर ट्रेनिंग कराते रहेंगे तो एथलीट ज्यादा जल्दी फटीग नहीं होएगा। और जो ग्राफ है ये नॉर्मल ग्राफ है। अगर आपको ट्रेंड और अनट्रेंड एथलीट का देखना है तो ट्रेंड एथलीट का ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो इसमें जो एनारोबिक थ्रेशोल्ड है वो थोड़ा बाद में अचीव होगा, जो लैक्टेट एक्यूमुलेशन है वो थोड़ा बाद में आएगी। तो जो एथलीट है वो ज्यादा हायर इंटेंसिटी पे एक्सरसाइज कर सकता है बिना फटीग हुए या फिर बिना लैक्टेट एक्यूमुलेशन हुए। तो जो ट्रेंड एथलीट का ग्राफ है वो थोड़ा सा राइट शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। ये ट्रेंड एथलीट का ग्राफ है और ये अनट्रेंड एथलीट का ग्राफ है। अब वीडियो खत्म करने से पहले मैं इस ग्राफ को वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड जो हमने देखा था उसके साथ कंपेयर करूंगा, ठीक है। वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड आपको पता है क्या होता है, जब हमारी जो वेंटिलेशन है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाती है। ये हमने रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्सेज टू एक्सरसाइज में भी पढ़ा था। तो सेम ग्राफ था, नीचे एक्सरसाइज इंटेंसिटी थी, बस वाई एक्सिस में यहाँ पे था वेंटिलेशन, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि सेम ग्राफ बनेगा इसमें भी, कि जिस पॉइंट पे हमारा लैक्टेट थ्रेशोल्ड आता है उसी पॉइंट पे वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड आता है। और उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था, और उसका रीजन अभी भी हमने यहाँ पे देखा कि हमारी बॉडी में CO2 इंक्रीज हो रहा है। CO2 इंक्रीज होगा तो वेंटिलेशन इंक्रीज होएगी। लेकिन एक्सरसाइज के लेटर फेज में, इस वाले फेज में हमने देखा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा हो रही है। CO2 यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा था, CO2 यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा था। तो अगर हम इसका साथ के साथ वेंटिलेशन का ग्राफ बनाए तो CO2 इंक्रीज हो रहा था, एक्सरसाइज इंटेंसिटी के साथ इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो CO2 तो इंक्रीज हो रहा था साथ साथ जैसे जैसे एक्सरसाइज इंटेंसिटी बढ़ रही थी, और CO2 इंक्रीज होने की वजह से हमारे लंग्स क्या कर रहे थे, हाइपर वेंटिलेट कर रहे थे ताकि उस CO2 को निकाल सके। तो ये जो वेंटिलेशन है वो धीरे धीरे बढ़ रही है CO2 को निकालने के लिए, ये वेंटिलेशन है इधर धीरे धीरे बढ़ रही है। पर इस पॉइंट के बाद जब एनारोबिक रेस्पिरेशन ज्यादा से ज्यादा हो रही है तो ज्यादा से ज्यादा H+ आयंस बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा H+ आयंस बनेंगे तो और ज्यादा वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाएगी। हमने देखा कि H+ आयंस इंक्रीज होने की वजह से और ज्यादा वेंटिलेशन इंक्रीज होगी, मेडुला के पास फीडबैक जाएगा तो और ज्यादा वेंटिलेशन बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो ग्राफ है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएगा, मतलब जो ग्राफ का स्टीप लीनियर इंक्रीज था वो अब स्टीप हो जाएगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होने लग जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं 2 पॉइंट बना देता हूँ, ठीक है। पहले पॉइंट को हम बोलेंगे वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड 1 और दूसरे पॉइंट को हम बोलेंगे वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड 2। जब हमने एक्सरसाइज इंटेंसिटी इंक्रीज करना शुरू करी, हमारी बॉडी में पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंक्रीज हुआ, ठीक है। जैसे जैसे एक्सरसाइज इंटेंसिटी और इंक्रीज करते गए, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और इंक्रीज होने लगा और थोड़ा बहुत लैक्टेट भी हमारी ब्लड में इंक्रीज होने लगा, ठीक है। अब लैक्टेट को तो हम देखेंगे नहीं, हम देखेंगे H+ आयंस को, तो H+ आयंस भी इंक्रीज होने लगे। तो इस फेज में जो वेंटिलेशन इंक्रीज हो रही है वो ड्यू टू PCO2 और H+ आयंस दोनों की वजह से हो रही है। इस फेज में सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की वजह से हो रही है। लेकिन जैसे ही हम एक्सरसाइज इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ा देंगे तो यहाँ पे जो H+ आयंस की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, साथ साथ PCO2 तो इंक्रीज है ही, ठीक है। तो इसीलिए इस फेज में जो वेंटिलेशन है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाती है, मतलब हम बहुत ज्यादा हाइपर वेंटिलेट करने लगते हैं ताकि हम CO2 को कम कर सके और हमारी बॉडी में H+ आयंस जो है वो कम हो सके, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कम हो सके। तो यहाँ पे भी हमने जो वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड है उनको 2 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला पॉइंट वो जब वेंटिलेशन इंक्रीज होना चालू कर देती है लीनियरली, और दूसरा पॉइंट वो जब वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाती है और एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है। तो स्टडीज में देखा गया है कि ये दोनों पॉइंट एग्जैक्टली ओवरलैप करते हैं।
मतलब जब हमारी बॉडी में एरोबिक थ्रेशोल्ड आता है, जिसको हमने एरोबिक थ्रेशोल्ड डिफाइन किया है, उसी टाइम पे हमारी बॉडी में वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड 1 होता है। और जब हमारी बॉडी में एनारोबिक थ्रेशोल्ड आता है, मतलब जब हमारी बॉडी में ब्लड लैक्टेट एक्यूमुलेट होने लगता है, उसी पॉइंट पे वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड 2 आता है। मतलब इसी पॉइंट के बाद हमारी बॉडी हाइपर वेंटिलेट करने लगती है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये मैंने रेस्पिरेटरी रिस्पॉन्सेज ऑफ एक्सरसाइज की जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था। तो जब मैं उसको रिविजिट कर रहा था तो मैंने उसमें देखा कि मैंने लैक्टिक एसिड वर्ड का यूज किया हुआ है, ठीक है, ये बताने के लिए कि यहाँ पे हमारा लैक्टिक एसिड इंक्रीज हो जाता है। तो प्लीज आप उसको करेक्ट कर लेंगे, वहां पे लैक्टिक एसिड नहीं, H+ आयंस की वजह से। हमने शुरू में ही देखा कि लैक्टिक एसिड बनता ही नहीं है। जो भी सोरनेस होती है, जो भी हमारी रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो रहा है, वो ड्यू टू H+ आयंस के इंक्रीज होने की वजह से हो रहा है, नॉट लैक्टिक एसिड।